जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का बैच हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से स्टार्ट कर चुके हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत सारे चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, जैसे सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है। तो आज से हम आपके लिए मैथ का स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 15 प्रश्न मिलेंगे और 15 प्रश्न क्या होंगे, वो प्रीवियस ईयर के होंगे। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न बनाने यानी सॉल्व करने के साथ साथ हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और उस प्रश्न में कौन कौन से शब्द है जो हमको समझना होगा, ताकि यदि हम शब्द समझ लेते हैं तो बाकी चीजें हम हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि ये बात करें तो ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के है और ये है 17 जनवरी का प्रश्न है। कब का है ये? 17 जनवरी 2023 का प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। अब बात करते हैं कि इसमें प्रश्न क्या क्या दिया है, उसको थोड़ा देख लेते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो बात करें तो आप देखेंगे पहला प्रश्न दिया है, इसमें क्या अंकों 0, 3 और 5 की पुनरावृत्ति। शब्द क्या मिला है दोस्त? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है क्या? दोहराना, यानी पुनरावृत्ति किए बिना, यानी दोहराना नहीं है। ठीक है, इन तीनों अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी 3 अंक दिया है, तीनों अंक को दोहराना नहीं है। जैसे 3, 5 और 7 दे दिया तो 3, 5, 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 अंक हो गया, दोहरा दिए। तो इसमें बोला है कौन कौन से अंक हैं, 3 अंकों की संख्या बनानी है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा तक बननी चाहिए। 3 अंक यही ना हो गया, सैकड़ा तक संख्या बननी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अंक क्या क्या है? 0 है, 3 है और 5 है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या आपको बनानी है। अब देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो स्टार्टिंग आप कहाँ से करिए? आसान होने के लिए स्टार्टिंग करिए छोटे अंक से। तो इसमें सबसे छोटा अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम छोटा अंक यहाँ 0 लेते हैं तो क्या इसमें 3 अंकों की संख्या बनेगी? नहीं सर। जैसे हम छोटा अंक 0 ले लिए, 0 के बाद 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 0 के बाद क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। तो आप इसको क्या पढ़िएगा? इसको 35 पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा? 53। तो क्या ये 3 अंकों की है? नहीं, ये तो 2 ही अंक हो गई, इकाई और दहाई, सैकड़ा तो अंक है ही नहीं, तो ये 3 अंक की होगी नहीं। तो ये तो खत्म हो गया, यानी 0 स्टार्टिंग में मेरा बनेगा ही नहीं। छोटा सा बनाना था, 0 बनेगा नहीं। तो अब क्या बच गया मेरा? 3। तो चलिए 3 से बना के देखते हैं कि 3 से कैसे बनेंगे। तो 3 से बनाएंगे तो पहले हम 3 लिखेंगे, फिर हम छोटा अंक ले लेते हैं 0, फिर क्या लेंगे? 5। मेरा एक संख्या बन गई। दूसरी संख्या जो बनाएंगे वो क्या बनेगी? फिर से 3 लेते हैं क्योंकि 2 संख्या हम उलट देंगे। 3 लेंगे, फिर 5 लिखेंगे, यहाँ 0, एक और संख्या मिल गई। तीसरी संख्या बनाएंगे, तीसरी संख्या कौन सी बनेगी? 3 तो खत्म हो गया, अब 3 तो स्टार्टिंग में आएगा नहीं क्योंकि 2 संख्या इससे बन गई ऑलरेडी। 5 है, 5 की बात करें, 5 के बाद हम 0 लेंगे, 5 के बाद 0 लिए, फिर क्या लेंगे? 3, क्योंकि 2 संख्या थी, दोनों ले लिए। फिर चौथी संख्या क्या बनेगी मेरा? 5 तो आएगा, फिर 5 के बाद क्या लिखेंगे? 3, फिर क्या लिए? 0। क्या और संख्या बन सकती है? चलिए बना के देखते हैं। 5 को और बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है सर। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि 0 लेना था, 0 छोड़ दिए। 3 लिए तो 3 के बाद 0 लिखे, 5 लिखे, हो गया। फिर 3 के बाद 5 लिखे, 0 लिखे, इससे 2 संख्या बन गई, 3 से 2। 5 से देखे तो 5, 0, 3, 503 एक बन गया, एक 530 बन गया। क्या इससे अन्य बनेगी? नहीं सर। तो ऑप्शन में ही आपसे दिया था कि बनाइए 3 कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो हम कितनी संख्याएं देख लिए? 4 संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड और भी प्रश्न तो आपको दे सकता है। जी हाँ, दे सकता है। तो यदि हम बोले कि आप बनाइए 0, 7 और 9 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या देख रहे हैं दोस्त? इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो पुनरावृत्ति नहीं करना है तो 0 तो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 से 3 अंकों की संख्या बनेगी नहीं। 0 रखेंगे स्टार्टिंग में तो क्या हो जाएगा? 2 अंक की हो जाएगी। तो अब इससे बड़ा संख्या क्या है? 7। 7 के बाद 0 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, एक संख्या बन गई। फिर 7 के बाद 9 लिख के 0 लगा देंगे, 2 की संख्या बन गई। फिर 7 से बन गई 2 संख्या, फिर 9 से बनाएंगे, 9 फिर क्या होगा? 0 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, एक संख्या। 9, 7, 0, 2 संख्या, यानी कितनी संख्या बन गई? 4 संख्या बन गई। इससे हमको ये समझाने का मतलब था आपको कि यदि आपको 3 अंक दे, 3 अंक में यदि एक अंक 0 हो तो उससे अधिकतम संख्या कितनी बनेगी? 4 बनेगी। कितनी बनेगी? 4। यदि 3 अंक दे, 3 अंक में एक अंक क्या हो? 0, तो संख्या कितनी बनेगी? 4 बनेगी। याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। हाँ, अगला जो प्रश्न है ये क्या है, देखिए।
इसमें बोला है संख्या, क्या क्या दिया है संख्या? संख्या दिया है 10,467। कितना है? 10,467। ठीक है, 10,467 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान होगा? स्थानीय मान का मतलब होता है वो किस स्थान पर आ रहा है, इकाई के स्थान पर आ रहा है, दहाई के स्थान पर आ रहा है, सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है, हजार के स्थान पर आ रहा है, 10,000 के स्थान पर आ रहा है, लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। बस आपको यही देखना है। तो सबका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। स्थानीय मान निकालना तो आप लोग जानते ही हैं, क्या क्या है? 1 है, 0 है, 4 है, 6 है और क्या है? 7 है। सबका स्थानीय मान निकालते हैं दोस्त। तो निकालेंगे सबका स्थानीय मान तो क्या होगा? यदि 1 का स्थानीय मान निकालेंगे, चलिए स्टार्टिंग करते हैं 7 से। 7 का स्थानीय मान निकालें तो किस स्थान पर है? इकाई का स्थान पर, तो 7 हो गया इसका मान। 6 किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर, यानी 6 होगा, 0 लिखेंगे, दहाई हो गया, इकाई और दहाई हो गया दूसरा स्थान पर। 4 किस स्थान पर है? सैकड़ा का स्थान पर, यानी 4, 2 0 लिखेंगे तभी तो सैकड़ा होगा, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी 400 ये हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो 0 के बाद आप कितना भी अंक लगाइए उससे मतलब नहीं है। कितना 0 लगाएंगे? 3 0 लगाएंगे, उससे मतलब आपको नहीं है। इसका लिखेंगे तो इसका लिखेंगे, 1 के बाद कितना 0 लिखेंगे? 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बोला है कि सबका स्थानीय मान तो आप निकाल लिए हैं। अब सबका जब आप स्थानीय मान निकाल दिए हैं तो बताइए सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? इसका स्थानीय मान कितना आया अंक? इसका 7 आया, इसका 60 आया, इसका कितना है? 400, इसका 0 आ गया, इसका कितना आ गया? 10,000। कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो ऑप्शन मेरा ये वाला हो गया, यानी 1,000। 1,000 किसका स्थानीय मान है? 1 का। ऑप्शन में दिया 7 का है क्या? नहीं। 6 का है क्या? नहीं। 1 का है, हाँ सर 1 का है, आंसर हो गया। अब एक बात और भी याद रखिएगा, स्थानीय मान जब भी निकालते हैं, स्थानीय मान को यदि जोड़ेंगे तो सब अंक आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सब अंक। यदि सबको जोड़ेंगे तो ये 67 होगा, ये 467 होगा, ये 0 होगा कुछ नहीं, ये 10,467 हो गया आंसर। ठीक है, तो स्थानीय मान को जोड़ते हैं तो मेरी क्या आ जाती है? संख्या प्राप्त हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए ये भी प्रश्न हो गया। स्थानीय मान ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान का मतलब होता है किस स्थान पर आ रहा है, इकाई के स्थान पर आ रहा है, दहाई के स्थान पर आ रहा है, सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है, हजार के स्थान पर आ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी आते हैं हिंदी वाले पे। चलिए यहाँ आ गया मेरा प्रश्न। क्या है? प्रश्न है कि 20 लीटर जो दूध है किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया जाना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध प्राप्त हो तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? बात आती है क्या? बात इसमें दिया है कि कितने लीटर दूध है दोस्त? 20 लीटर दूध है मेरा। अब इस 20 लीटर दूध को हमको कितने विद्यार्थियों में बांटना है ये पूछा है। यदि एक विद्यार्थी को 1/4 दे, 1/4 का मतलब होता है क्या? कि 1 लीटर में 4 को बांटना है। 1/4 का मतलब होता है 1 लीटर में कितने को बांटना है? 4 को बांटना है। तो 1 लीटर में यदि हम 4 को बांट दिए तो कितने लीटर है? 20 लीटर। 20 लीटर में कितने को बांटेंगे? 1 लीटर में 4 को, तो 20 लीटर में कितने को? 80 को। यानी टोटल इसमें कितने स्टूडेंट होंगे? 80 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी होंगे। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यदि हम आपको ये प्रश्न को उलाट दे तो हम बोलेंगे कि बताइए मेरे पास 60 रुपया है और 60 रुपया को हम 10 विद्यार्थियों हम 60 रुपया को 10-10 रुपया देना चाहते हैं प्रत्येक विद्यार्थी को। हम 60 रुपया में से 10-10 रुपया प्रत्येक विद्यार्थी को देना चाहते थे। कितने विद्यार्थी को देंगे? 6 विद्यार्थी को। तो कर क्या रहे हैं? जितना टोटल रुपया है उसमें जितना देना है हमको, रुपया कितना रुपया देना है? 10। इससे भाग देते हैं तो कितना मिल गया? 6। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। टोटल कितना था? 20। कितना कितना देना है हमको? 1/4 देना है। ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे मेरा हो जाएगा 20 गुणे 4/1, यानी कितना आ जाएगा? 80 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बस हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल प्रश्न था, इससे आपसे पूछेगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे क्या है? अगला प्रश्न दिया है, हाँ दिया है 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्मक हैं। तो बात आती है दोस्त कि अभाज्य युग्मक बोला है तो शब्द तो समझना चाहिए हमको, अभाज्य युग्मक होते क्या हैं। तो अभाज्य युग्मक का मतलब समझ लीजिए, अभाज्य युग्मक का मतलब होता है कि 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए क्या? अभाज्य संख्या।
युग्मक का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और ये दो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ इन दोनों के बीच जो है अंतर कितने का होना चाहिए, अंतर होना चाहिए कितने का दोस्त, अंतर होना चाहिए 2 का। कितने का अंतर होना चाहिए, 2 का, उसे ही बोलते हैं अभाज्य युग्मक। युग्मक का मतलब जोड़ा, युग्मक का मतलब जोड़ा, यानी दो संख्या होनी चाहिए कैसी, अभाज्य, और अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का, उसे बोलते हैं अभाज्य युग्मक। तो चलिए अब समझते हैं दोस्त, आ गया कि अभाज्य संख्या क्या है, तभी तो पता चलेगा कि क्या लिखे हम, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, क्या लिखेंगे, तभी तो अभाज्य संख्या पता चलेगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। 2 गुणनखंड का मतलब होता है 2 संख्या से कटनी चाहिए। इसका कितने गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड। और ये 2 गुणनखंड कौन कौन से होने चाहिए, एक तो स्वयं ये संख्या होनी चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए, स्वयं की संख्या होनी चाहिए, और एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी जिसका 2 गुणनखंड हो, यानी जिस जो 2 संख्या से कटे, एक स्वयं से और एक 1 से। ठीक है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्त 2। क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 को विभाजित करेंगे तो एक तो ये 1 से कटेगा ही कटेगा, और एक सिर्फ किससे कटेगा, 2 से। अगला अभाज्य संख्या ले तो 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, ये किससे कटेगा, 1 से और 3 से। अगला ले तो 4 होगा, 4 क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 1 से कितने गुणनखंड हो गए, 3, तो 4 होगा नहीं, यानी ये खत्म हो गया। यानी अभाज्य संख्या आप समझ गए होती क्या है। अब अभाज्य संख्या समझ गए तो इसमें बोला है कि अभाज्य संख्या लेनी चाहिए, और अभाज्य संख्या में होनी क्या चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, और दोनों के बीच अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो चलिए लेते हैं, पहला मेरा अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, पहली मेरी अभाज्य संख्या क्या है, 2, अंतर 2 का हो, यानी 2 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 4, अंतर कितने का हो गया, 2। क्या 4 अभाज्य संख्या है, नहीं, तो 2 से तो बनेगी नहीं संख्या, खत्म हो गया, 2 क्या हो गया, बनेगा नहीं। अगर 5 लेंगे तो अंतर कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, यानी 2 से कोई संख्या मेरी अभाज्य युग्मक नहीं बनेगा जिसमें 2 स्टार्टिंग हो, खत्म हो गया। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 के बाद अभाज्य संख्या है 3, तो 3 से बनाते हैं, 3 के बाद 4 लेंगे, नहीं, 3 के बाद 5 लेंगे, क्योंकि अंतर कितने का होना चाहिए, 2, एक मेरी संख्या मिल गई, अंतर कितने का है, 2 का। ठीक है, अब 5 के बाद क्या लेंगे, 6 लेंगे क्या, नहीं, 5 तो खत्म हो गया ना, 5 के बाद लेना है, 5 के बाद फिर 5 लेते हैं, 5 से रिपीट कर सकते हैं इसमें, तो 5 हो गया। 5 के बाद क्या 6 लेंगे, नहीं, 6 लेंगे तो 2 का अंतर नहीं होगा, अंतर लेना है 2 का, यानी 2 बढ़ा बढ़ा के लेना है आपको बस सॉरी, जब 2 बढ़ा के लेंगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 7, क्या ये बनेगा, हाँ सर बन जाएगा, क्योंकि अंतर कितने का है, 2 का। अब 7 के बाद 7 से क्या लेंगे, 7 के बाद 9 लेंगे, 7 के बाद 9, क्योंकि अंतर 2 का होना चाहिए, नहीं लेंगे 9, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 7 से कोई अब संख्या नहीं बनेगी, हटाइए 7 को खत्म कीजिए, 7 से नहीं बनेगा, 7 से नहीं बनेगा तो उसको कहाँ कम लेंगे, 7 से नहीं बनेगा, 9 लेंगे नहीं, 8 लेंगे नहीं, 10 लेंगे नहीं, क्योंकि 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 10 का 1 2 5 और 10 गुणनखंड होता है। ठीक है, तो 10 में नहीं, 11 लेंगे, हाँ सर 11 तो ले सकते हैं, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। 11 के बाद 2 बढ़ाना है 13, क्या ये दोनों अभाज्य संख्या है, हाँ, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का है, ये भी एक संख्या बन गई। अब 13 के बाद क्या लेंगे, 13 के बाद क्या 15 लेंगे, क्योंकि अंतर 2 का लेना है ना, बड़ा बड़ा 2 लेना है, तो अंतर 2 का तभी आएगा जब अंतर 2 जोड़ेंगे इसमें, तो इसमें जोड़ेंगे तो 15 अभाज्य संख्या है ही नहीं, यानी 13 से भी नहीं बनेगा, हटाइए इसको, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, समझते चलिएगा, पूरा समझा के चल रहे हैं। अब देखिए 13 के बाद 14 लेंगे, नहीं लेंगे 14, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 15 नहीं लेंगे, क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 16 नहीं लेंगे, क्योंकि 16 अभाज्य संख्या नहीं है। 17 लेंगे, हाँ 17 ले सकते हैं, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। 17 में 2 जोड़ें कितना आएगा, 19, हाँ 19 भी अभाज्य संख्या है, नहीं एक युग्मक मेरा ये भी मिल गया। अब 19 के बाद क्या आएगा, 19 के बाद 20 तो नहीं है, क्योंकि ये 2 अंतर लेना है। 21 आएगा तो क्या 21 अभाज्य संख्या है, नहीं, तो अब 19 से भी कोई बनने वाली संख्या नहीं है, क्योंकि अंतर 2 ही का लेना है, आगे बढ़ाएंगे तो अंतर अधिक का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 19 से नहीं बनेगा। 19 के बाद क्या आएंगे, 19 के बाद आएंगे क्या, 19 के बाद 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। 23 लिखते हैं, तो 23 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन अंतर लेंगे कितना, 2 का, तो 25 आ गया, 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 23 से भी कोई युग्मक नहीं बनेगा। 23 भी खत्म, 23 भी खत्म, 24 भी खत्म, क्योंकि 24 अभाज्य नहीं है। 25 लेंगे, 25 भी नहीं होगा। 26 लेंगे, 26 भी नहीं होगा। 27 लेंगे, 27 भी नहीं होगा, क्योंकि 27 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 से कटेगी, 3 से कटेगी। ठीक है, 28 लेंगे, नहीं होगा। 29 लेंगे, हाँ 29 तो ले सकते हैं, क्योंकि 29 अभाज्य संख्या है। 29 क्या है, अभाज्य संख्या है 29, तो 29 ले लिए। 29 के बाद क्या लिखेंगे, 31, क्योंकि अंतर 2 का होना चाहिए, और दोनों ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, मेरा एक भी युग्मक मिल गया यहाँ भी। ठीक है, अब 29 के बाद 31 के बाद क्या लिखेंगे, 31 के बाद क्या 33 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अंतर 2 का होना चाहिए, नहीं 33 अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 31 से भी नहीं बनेगा। 31 को भी हटाइए, खत्म हो गया।
31 के बाद 32 आएगा, 32 भी नहीं होगा, 33 आएगा, 33 भी नहीं होगा, 34 आएगा, 34 भी नहीं होगा, 35 आएगा, 35 भी नहीं होगा, 36 आएगा, 36 भी नहीं होगा, 37 आएगा, 37 लिख सकते हैं, 37 लिख सकते हैं क्योंकि 37 अभाज्य संख्या है, हम 37 लिख सकते हैं। लेकिन दो जोड़ेंगे अंतर तो 39 आएगा, 39 भी अभाज्य संख्या नहीं है तो 39 भी नहीं होगा। बस एकदम समझाते चलें तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते थे लेकिन समझा के चल रहे हैं आपको। 39 तक आ गए, 39 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 40 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 41 अभाज्य संख्या है। तो क्या हम 41 लिख सकते हैं? हाँ 41। दो अंतर जोड़ेंगे 43, क्या ये दोनों है? हाँ ये दोनों है, ठीक है। अब 43 के बाद क्या आएगा? दो जोड़ेंगे तो 45, यदि हम 43 ले, 43 से बड़ी लिखनी है, 43 के बाद क्या लेंगे? 45, तो 45 अभाज्य संख्या नहीं है, हो गया खत्म। यानी 43 सब नहीं बनेगी, 44 भी नहीं बनेगा, 45 से भी स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, 46 से भी नहीं बनेगा, 47 से भी बन जाएगा, लेकिन 47 से बनेंगे तो अगला 49 होना चाहिए, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो खत्म हो गया। यानी कितने बन गए दोस्त? गिन लेते हैं क्योंकि 50 तक ही जाना है, खत्म हो गया। 50 लेंगे तो 50 अभाज्य संख्या है ही नहीं। अब मेरा आ गया यहाँ से आंसर, कितना आएगा? चलिए काउंट करते हैं, कितना हो गए? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। आंसर मेरा क्या होगा? 6। 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना समझाने के बाद यदि आपके पास दिक्कत होता है तो फिर तो क्या है, दिक्कत है ही दिक्कत है जिंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाँ एक प्रश्न है, दिया है, चलिए बोला है कि एक उचित, एक क्या दिया है? एक उचित और एक विषम भिन्न का गुणनखंड होता है। उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है, उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से छोटा होता है। उचित भिन्न से बड़ा होता है तथा विषम भिन्न से क्या होता है? छोटा होता है। अगला ऑप्शन क्या है? उचित भिन्न से छोटा होता है तथा विषम भिन्न से बड़ा होता है। एक बार आप लोग, ये छोटा प्रश्न है, इस बार इसको आंसर एक बता के देखिए कितना आ रहा है, फिर आपको बताते हैं कैसे बनेगा ये। चलिए इसका एक बार आप आंसर कमेंट में बॉक्स में कीजिए, बताइए कितना आएगा। बना दिए? देखिए, तो यदि इस प्रकार के आपको प्रश्न मिले, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनखंड कितना होता है, तो याद रखिएगा उचित भिन्न से क्या होता है? उचित भिन्न से जो है वो बड़ा होता है तथा विषम भिन्न से क्या होता है? छोटा होता है। उचित भिन्न से क्या होता है? बड़ा होता है। उचित भिन्न का मतलब होता है कि उसको भाग फिर हम ना दे सके। जैसे आप समझिए, जैसे हम लिख दे कि 4/10, ये भिन्न है या नहीं है? है ना? लेकिन ये उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि जब तक इसका विभाजन हो सकता है तब तक आप भिन्न नहीं मान सकते हैं। तो ये 2/5 आएगा, ये है उचित भिन्न। अब बात आती है कि एक और भिन्न हम लिखते हैं, एक और भिन्न लिखते हैं 5/2। क्या ये भिन्न है? उचित भिन्न? क्या ये उचित भिन्न है? क्या ये उचित भिन्न है? जी उचित भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया। हर क्या हो गया? छोटा। जिसका हर छोटा होता है वो उचित भिन्न नहीं कहलाता। वो कौन सा भिन्न हो जाता है? अनुचित भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उचित भिन्न बोला था, तो इसका याद रखिएगा, उचित भिन्न से बड़ा होगा तथा विषम भिन्न से क्या होगा? छोटा होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला क्या है? हाँ बोला कि 4 अंकों की अधिकतम और निम्नतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। किसका किसका बोला है? 4 अंकों की अधिकतम और निम्नतम संख्या का योगफल क्या होगा। 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी बन सकती है? 4 अंकों की अधिकतम संख्या मतलब जैसे हम लिखे 9 9 9 9। अब यदि इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा सिंपल सा ट्रिक है, यदि आपको बोले कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या, तो जितने अंकों की अधिकतम संख्या बोलेगा उतना 9 लिख देंगे। यदि बोले कि 1 अंकों की अधिकतम संख्या, तो ये 9 ही होगा ना, क्योंकि छोटा सबसे 1 होगा। फिर लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर आगे लिखते हैं तो 10 हो गया 2 अंकों का, तो 1 अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो गई? 9। उसी प्रकार से 2 अंकों की लिखेंगे तो क्या आएगा? 99। 3 अंकों की लिखेंगे तो 999। 4 अंकों की लिखेंगे तो 9999, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने अंकों का बोलेगा उतना आपको 9 लिखना है। फिर बोला है क्या? 4 अंकों की निम्नतम संख्या। यदि आपसे बोले कि 1 अंकों की निम्नतम संख्या क्या है,
एक अंकों की न्यूनतम संख्या 1 है, ठीक है। 2 अंकों की न्यूनतम संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 10 से, यानी 10 हो गया। यानी जितना बोलेगा, 2 अंकों को बोला तो 1 जीरो बैठाएंगे, 3 अंक का बोला तो क्या बैठाएंगे, 2 जीरो बैठाएंगे, 4 अंक का बोला तो कितने जीरो बैठाएंगे, 3 जीरो बैठाएंगे, ठीक है। तो ये बोला है आपसे, इसी का आपको आंसर बताना है। तो क्या बोला है, चलिए देख लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको। देखिए क्या क्या दिया है, बोला है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या 9, 9, 9 और 9 4, और 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1, 2, 3, 4। बोला है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, जोड़ लीजिए, ये 9, ये 9, ये 9 और ये क्या होगा 10, कितना आ गया 10,999। कौन सा आंसर होगा, दूसरा 10,999, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन दिया है 2, 4, 10, अपरिमित रूप से अनेक। तो चलिए एक बिंदु हम ले लेते हैं, इससे आप खुद सोचिए, यहाँ से हम ये रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, हाँ, इधर खींच सकते हैं, हाँ, इधर खींच सकते हैं, हाँ, इधर, हाँ, इधर, हाँ, इधर, हाँ। यानी इससे हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई काउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से आप हजारों लाखों करोड़ यानी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। हेलो, बैटरी खत्म हो गई थी, चलिए। देखिए बोला था कि जो एक घन है इसके प्रत्येक फलक किस आकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब घन बनाते हैं तो इसमें 2 वर्ग से बनता है, यदि 2 वर्ग के सेंटर से मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ये घन बन जाते हैं। देखिए इसको सेंटर से मिला कर इसके सभी भुजाएं को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये घन बन गया, ठीक है। तो घन की जो होती है प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। याद रखिएगा, घन की जो है, घन की प्रत्येक भुजा जो होती है वो क्या होती है, प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा जो है क्या होती है, बराबर होती है। याद रखिएगा क्या होती है, बराबर होती है।
क्यों होती हैं? क्योंकि इससे बनाते हैं क्या, वर्ग से बनाते हैं, और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यदि जो इसकी भुजा बराबर उसको जोड़ेंगे तो वो भी भुजा बराबर होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको पूछा है कि घन प्रत्येक फलक किस आकार के होते हैं, तो किस आकार के होंगे, वर्गाकार आकार के होंगे, वर्ग के आकार होंगे। लेकिन ये तो प्रश्न पूछ दिया। अब आपको याद क्या रखना है, याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि घन किससे बनते हैं, तो घन किससे बनते हैं, आयत से। आयत का सेंटर से यदि दोनों मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ये घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, घनाभ। तो यदि आपको घन पूछा है तो घनाभ भी पूछ सकता है, तो घनाभ किससे बनेंगे, आयत से। यदि आपके घन पूछा है तो घन की क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे घन का आयतन भी पूछ देगा। तो यदि घन का आयतन की बात करें, घन का आयतन, तो याद रखिएगा आयतन किसमें होता है, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। अब यदि आयतन पूछे तो सब भुजा बराबर होती है। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन इसमें सब बराबर है, यानी ए गुणे ए यानी कितना हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, ये घन का आयतन हो गया। उसी प्रकार से घनाभ का आयतन भी सेम होगा, घनाभ का आयतन होगा एल गुणे बी गुणे एच, बस इतना ही होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है। तो ये घनाभ का आयतन हो गया। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसमें कुल कितने क्षेत्रफल, कितने पृष्ठ हैं। तो याद रखिएगा, यदि घन की बात करें तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या होगा, यदि एक पृष्ठ की बात करें तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे एक पृष्ठ हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। तो 6 का क्या होगा, 6 स्क्वायर। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। उसी प्रकार से उसमें भी होगा। चलिए, ये डीपली नहीं पढ़ना है कि उस समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं। आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे आपको। चलिए आगे बोला है, 2 सही 2/3, क्या बोला है, 2 सही 2/3 समकोण बराबर है। समकोण का मतलब क्या होता है दोस्त, पहले तो शब्द आपको समझना है कि समकोण दिया है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री वाला कोण। कौन सा कोण, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का कोण। तो दिया क्या है, 2 सही 2/3, यानी 2 सही 2/3 का हम मान निकालने, भिन्न में बदले इसको तो 6 2 8, कितना हो जाएगा, 8/3। 8/3 समकोण बोला है, यानी 8/3 का समकोण कितना होगा, तो इसमें गुणा कर दें किससे, समकोण से। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री, कितने बार में कटेगा, 30 बार में। कितना हो जाएगा, 3 के 24 यानी 240 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है डी, 240 डिग्री। अब बात आया समकोण, तो ये भी पूछ सकता है न्यून कोण, न्यून कोण भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण, 90 डिग्री को समकोण, और अधिक क्या होते हैं, तो याद रखिएगा 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री से अधिक, यानी प्लस लिख दिए, इसको अधिक कर देते हैं। 90 डिग्री से जो अधिक वाले कोण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यदि आपसे बोले समकोण हो गया, तो समकोण इस प्रकार से समकोण त्रिभुज भी बनते हैं, यानी जिसमें एक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। एक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यदि आपको समकोण त्रिभुज से भी कोई प्रश्न आ जाए तो समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो याद रखिएगा 1/2 गुणे क्या होते हैं, आधार गुणे ऊंचाई होते हैं। ये भी याद रखिएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे लंबी लिख सकते हैं आप। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 240 होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन किसी देखिए, किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन 10:10 AM पर प्रारंभ हुआ तथा 12:55 PM पर मध्य अवकाश प्रारंभ हुआ। मध्य अवकाश तक अध्ययन कितना हुआ। बोला क्या है, इसमें बोला है कि स्टार्ट क्लास कब स्टार्ट हुआ। हम बोले तो क्लास स्टार्ट कब हुआ, क्लास स्टार्ट का जो टाइम है वो कितना है, 10:10 AM पर, यानी सुबह में। अब बोल रहा है कि जो मध्यांतर होता है, यानी मान लीजिए आप भोजन यानी अवकाश बोला है, मान लीजिए ब्रेकफास्ट हो गया। ठीक है, ब्रेकफास्ट कब हो रहा है आपका, ब्रेकफास्ट का जो समय है वो कब दिया है, मध्य अवकाश मतलब ब्रेकफास्ट मान लीजिए आप कितना दिया है, 12:55 PM पर, यानी दोपहर में। तो बोला है कि आपने अध्ययन कितने समय तक किया,
आप तो स्कूल गए 10:10 पर स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको छोड़ दिया गया खाने के लिए कब 12:55। तो आप कितने घंटे पढ़े हैं? तो बस घटा दीजिए, 12:55 में आपको छोड़ा गया है। कितने बजे गए थे आप? 10:10 AM पर गए थे। घटाएंगे तो ये कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 2। यानी 2 घंटे 45 मिनट ही आप क्या हुए हैं? पढ़े हैं। ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट आप पढ़े हैं, समय आपका यही हो गया। तो जिसमें ऑप्शन होगा हो जाएगा। 2 घंटे 35 मिनट नहीं होगा, 2 घंटे 40 मिनट नहीं होगा, 2 घंटे 45 मिनट, हाँ ये 2 घंटे 45 मिनट आपका क्या हो जाएगा? राइट समय हो जाएगा आपका 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है कि चार सर्वांगसम वर्गों को क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाइयों का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप क्या है? देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 4 सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? बराबर। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सब बराबर हैं। बराबर का अर्थ क्या हो गया? यदि एक वर्ग की भुजा 4 है तो दूसरा वर्ग भी होगा, उसकी भुजा क्या होगी? 4 ही होगी। तीसरा वर्ग बनेगा, उसकी भी भुजा क्या होगी? ये वर्ग बनाना है, इसकी भुजा क्या होगी? 4 ही होगी। यानी सर्वांगसम का मतलब हो गया सारी चीजें उसमें समान होनी चाहिए, भुजा और कोण सब चीज। आइए बात करते हैं। तो ये 4 सर्वांगसम वर्गों का क्षेत्रफल कितना दिया है? कितना दिया है? 56। 4 सर्वांगसम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यानी 4 समान भुजा वाले का क्षेत्रफल कितना दिया है? 256 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, इकाई दिया है। अगर एक का निकाले क्षेत्रफल तो कितना होगा? एक का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक का जो स्क्वायर है यानी एक भुजा का आ जाएगा जो क्षेत्रफल, वो कितना आएगा? 64। यदि भुजा निकाल ले ए तो कितना मेरा मिल गया? 8। यानी जो एक वर्ग है उसकी भुजा कितनी है? भुजा आ गई मेरे पास 8। अब बोला है कि भुजा आपके पास आ गई 8 प्रत्येक का, तो परिमाप निकालिए। तो आप जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप ये होता है क्या? 4 गुणे भुजा। परिमाप का अर्थ होता है कि सबको जोड़ दीजिए। वर्ग तो इसी प्रकार से बना होता है ना, वर्ग इसी प्रकार से बना होता है। ये ए हो गया, बी और सी और डी। यदि इस भुजा को ए मानेंगे तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा? ए। तो बोला है वर्ग का परिमाप निकालिए। तो यदि परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब होता है यदि हम ए से स्टार्ट करते हैं तो सारी भुजा को जोड़ेंगे और यहीं पर आ जाएंगे। ए से बी तक जोड़ेंगे, ए होगा, बी से सी तक ए, सी से डी तक ए, और ए से डी तक भी कितना हो गए? ए। यानी कितना 4 आ गए? 4 ए आ गए। कितना होगा? 4 गुणे ए, यानी 4 गुणे भुजा। अब भुजा मेरा कितना निकला है? भुजा मिल निकल गया है क्या? 4 गुणे 8, यानी कितना आ गया? 8 चौका 32। ये आंसर हो जाएगा आपका 32। किसी में है 32? हाँ, 24 32 आंसर हो गया। कौन सा? 32। अब नोट डाउन करिए आपके लिए क्या चीजें आवश्यक है। जो चीजें आप आवश्यक है इसका आंसर हो जाएगा 32। अब आवश्यक क्या चीजें हैं आपके लिए वो नोट डाउन करिएगा। अगर बोले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? भुजा ए माने तो ए स्क्वायर। अगर आपसे बोले कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है सबको भुजा को जोड़ दीजिए। कितनी भुजा होती है? 4। यानी 4 गुणे क्या होगा? भुजा। 4 भुजा, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4a। ठीक है, अगर आपसे बोले वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है सबसे बड़ा जो छड़ है या बांस है या कुछ भी है जो इस रूम में डाला जा सके। जैसे हम वर्ग बना दिए, ठीक है, इस वर्ग में यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे तो भुजा रख सकते हैं ना एक, लेकिन सबसे बड़ा भुजा होगी, रखना होगा कोई चीज तो ये रख सकते हैं, इसके क्या? विकर्ण पे रख सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा भुजा रखा जा सकता है या कोई भी पदार्थ रखा जाता है एक रूम में, उसे ही बोलते हैं क्या? विकर्ण। तो सबसे अधिक लंबा ये ही रखा जा सकता है, क्योंकि ये करेंगे तो इतना ही लंबाई का मिलेगा, ये करेंगे इतना, ये होगा, इसके डायगोनल होगा, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो विकर्ण क्या होता है? याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण होता है, ये होता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा। ये कैसे आता है सारा बता चुके हैं, बट यहाँ समय नहीं है, यहाँ इतना नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, ये वर्ग का हो गया। अगर आपका आयत का पूछे तो आयत का क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की परिमाप क्या होगी? आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा?
तो याद रखिएगा आयत का परिमाप होता है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि दो होती हैं भुजा, एल प्लस बी जोड़ेंगे एक का आएगा, उतना कितने आएंगे, दो होते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी। उसी प्रकार से आयत का विकर्ण निकालें तो विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इसका क्या होगा आंसर, 32 आ गया था ना, 32 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। हाँ, निम्नलिखित पैटर्न में अगला कथन क्या होगा। बोला है कि एक पैटर्न दिया है, इसमें अगला कथन आपको चुनना है कि इसमें अगला क्या होगा। तो चलिए चुनते हैं, क्या क्या दिया है। बोला है कि 1 और 3 को जोड़ते हैं 4, ये सही है। 3 और 6 को जोड़ते हैं 9, ये भी सही है। 6 और 10 को जोड़ेंगे 16 आएगा, ठीक है भाई। यानी जोड़ने वाले में कहीं हमको कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अब दिमाग कहाँ लगाना है वो आपको सोचना है। तो चलिए ये देखिए, ये 1 के बाद क्या लाया है, 3, कितना जोड़ा है, 2। 3 के बाद क्या लाया है, 6, कितना जोड़ा है, 3। तो इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, तो जो भी नीचे आएगा उसमें कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 3 के बाद 6 कितना जोड़ा है, 3। 6 के बाद 10 कितना जोड़ा है, 4। तो इधर क्या जोड़ेंगे, 5। तो 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है ना, समान पैटर्न लेके चलते हैं। यहाँ 2 जोड़ा था, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है। यहाँ 3 जोड़ा था, 4 जोड़ा है, तो हमने 5 जोड़ दिया। तो 10 और 15 कितना हो गया, 25। यही पैटर्न आपका आएगा जिसमें 10, 15 और 25। ठीक है, क्लियर। इस पे आपको एक और वीडियो बना देंगे सिर्फ पैटर्न पर, ठीक है, कि पैटर्न कैसे हल किया जाता है। और सारे चैप्टर पे एक एक वीडियो आपको बना देंगे, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ समय ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन देख रहे हैं बस। सारे चैप्टर से एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है। बोला है मिलान चिन्ह निरूपण में निम्नलिखित में से कौन सा 9 को दर्शाता है। बस आपको देखना है कि 9 को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमको 5 लिखना होता है तो 5 के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से 4 अंक लेते, 4 रेखा लेते हैं, उसको एक काट देते हैं, कितना हो गया, 5। और 9 लिखना है तो फिर यहाँ 4 ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा वहीं दर्शा जाएगा इसको, 9 को। कहाँ दिया है, ये दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, खत्म हो गया। ठीक है, ये किसका होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये काट दिया 7, 7 2 9, क्या ये होगा, नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, कितना होगा, 5 4, ये हो गया। ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 5, और ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, खत्म, कौन सा हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। क्या बोला है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का माध्य। ठीक है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या। यदि हम बोले प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, तो याद रखिएगा पहले तो बात आती है कि सम संख्या होती क्या है। सही है, सम और बोला है प्राकृत, 2 शब्द है, तो याद रखिएगा। और माध्य बोला है, ये भी आपको याद रखना है। तो पहले देखते हैं कि सम क्या होती है। सम का अर्थ होता है कि ये 2 से भाग लगना चाहिए, किससे, 2 से भाग लगना चाहिए, 2 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो। ठीक है, सम का मतलब हो गया। प्राकृत का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या का मतलब होता है क्या, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है बीच वाली संख्या। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत भी मान सकते हैं या बोल सकते हैं कि बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। चलिए अब आपको प्रश्न सॉल्व करना है। बोला है कि प्रथम 10, प्रथम मतलब स्टार्टिंग में हो, संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, लेकिन क्या होना चाहिए, सम, यानी सम यानी 2 से भाग लेना चाहिए। तो 1 में 2 से भाग लेने लगेगा, 2 लेते हैं, 2 में 2 से भाग लग जाएगा। हाँ, प्रथम सम संख्या मेरा क्या मिल गया, 2। ऐसे कितने लेने हैं, लगातार 10 लेने हैं। तो दूसरा लेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इसमें भी भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से 2 लिखना है, 2 लिखना है तो क्या आ गया, 4। अगर 3 लिखना होगा तो 6, 4 लिखना होगा तो 8। यानी क्या हो रहा है, जितना लिखना है उसका अंतिम संख्या उससे 2 गुनी आ रही है। आ रही है, नहीं आ रही है। हमको 4 लिखना होगा तो 2 4 6 8, यानी 4 लिखना है तो 4 में 2 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 8। उसी प्रकार से कितना लिखना है, 10, यानी प्रथम तो होगा 2, 4 करके यहाँ कितने तक जाएगा, 20 तक। 2 लिखना है तो 4, 3 लिखना है तो 6, 4 लिखना है तो 8, इस प्रकार 10 लिखना है तो कहाँ तक जाएगा,
20 तक। अब माध्य क्या होता है, ध्यान लीजिए, जब भी आपको माध्य निकालना है तो कुछ मत कीजिए, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है, प्रथम संख्या प्लस कौन सी संख्या, अंतिम संख्या, और बटे में क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। क्या करना है, 2। प्रथम संख्या क्या है, 2, अंतिम संख्या क्या है, 20, यानी 2 प्लस 20 बटे क्या लिखेंगे, 2, यानी 22 बटे क्या होगा, 2। 22 बटे 2 का मतलब क्या हो गया, 11, यानी 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 11। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में हो गया क्या, बी नंबर, 2 नंबर 11। अगर आपसे बोलता कि यही प्रश्न आपको उलट के देता कि बताइए प्रथम 30 कितने, प्रथम 30 आप सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो प्रथम 30 यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 2 से, फिर आएगा स्टार्टिंग होकर कहाँ तक जाना है, 30 यानी 60 तक आएगा। सही है, क्योंकि 2 गुनी होती है। अब बात आती है कि 60 तक हो गया तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, तो 2 करेंगे, अंतिम संख्या क्या लेंगे, 60 बटे क्या करेंगे, 2, यानी क्या होगा 62, 62 बटे 2 यानी 31। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बस आज इतना ही प्रश्न था, यानी आपको सारा प्रश्न क्या करवा दिए, सॉल्व करवा दिए। ठीक है, एक हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। एक जो था प्रीवियस ईयर का टॉपिक, प्रीवियस ईयर का पेपर, वो हमने क्या कर दिया, आपको पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा ये प्रीवियस ईयर, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियो आपको मिलेगा, जो आपके एग्जाम्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, आवश्यक होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।